मैंने बचपन से सुना था कि मोहब्बत करना बहुत आसान होता है, लेकिन मोहब्बत करने के बाद हमें अंदाजा होता है कि मोहब्बत को निभाना कितना मुश्किल है। क्योंकि मोहब्बत तो एक ही नजर में हो जाती है, और अगर किसी गलत इंसान से प्यार हो जाए तो इंसान की जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है और उसे इल्म भी नहीं होता। और बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मुझे गलत इंसान से प्यार हुआ और फिर मैंने भी दुनिया वालों के साथ बहुत गलत किया। मेरा नाम फिरदौस है और मैं 36 साल की हूँ। मेरा ताल्लुक बस्ती शाह जमाल से है और मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मैंने एमए किया हुआ है। मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था। मैं खुद को बहुत बदनसीब समझती थी। मुझे लगता है इस दुनिया में पैदा होने वाला हर इंसान खुश नसीब नहीं होता, और उन्हीं लोगों में से एक मैं थी। मेरे माँ बाप, मेरा भाई, मैंने जिससे मोहब्बत की, सब ने मुझे छोड़ दिया। सब अपनी अपनी जिंदगियों में इतने मगन हो गए कि उनको कभी दिखाई नहीं दिया कि मैं भी इस घर में मौजूद हूँ, उनकी जिंदगी का हिस्सा हूँ, या मुझे भी किसी की तवज्जो की जरूरत है। मेरे 5 भाई थे और मैं अपने अब्बा की इकलौती और लाडली बेटी थी। आमतौर पर देखा गया है कि लोग बेटी को नहूसत समझते हैं और उससे प्यार नहीं करते, लेकिन मेरे अब्बा ऐसे नहीं थे। उन्होंने मुझे वो सब दिया जो एक औलाद का हक होता है, लेकिन ये बस अब्बा ने ही किया, बाकियों ने नहीं। मैं जब पैदा हुई तो दादी ने बड़ी बातें अम्मा को सुनाई कि 5 बेटे पैदा किए थे तो काफी था, अब एक बेटी हो गई है, सारी उम्र मिलकर इसका जहेज ही बनाते रहना। दादी की बातें सुनकर अम्मा बहुत रोई। दादी ने उसी वक्त ही कह दिया था कि इसे कहीं फेंक आओ, गरीबों के यहाँ बेटियों का कोई काम नहीं। लेकिन जैसे ही अब्बा आया, सारी काया पलट गई। अब्बा उस दिन भी मजदूरी पर गया हुआ था। जब वो आया तो हमारे घर के दरवाजे पर रश देखा, जहां औरतें बच्ची देखने आ रही थी। दरवाजे पर ही अब्बा को पता लग गया कि उसके घर बेटी हुई है, और उसने ऊंची आवाज में अल्हम्दुलिल्लाह कहा। उसकी खुशी देखकर अम्मा के आंसू थम चुके थे और दादी बहुत गुस्से में थी और कहने लगी कि देखो भला कैसा बाप है जो बेटों की दफा चुप रहा और अब आसमान में उड़ रहा है। लेकिन अब्बा ने उनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दी, और उसी वक्त उस दिन की मजदूरी जेब से निकाली और पूरे मोहल्ले में पतीसा बंटवा दिया। दादी को शुरू से ही हमसे बहुत मसाइल थे। दादी को बेटियां नहूसत लगती थीं, क्योंकि दादी का ख्याल था कि सारी उम्र बेटियों का जहेज बनाने में ही निकल जाती है, और चचा के घर तो कोई नहूसत भी नहीं थी, इसीलिए दादी उनसे बहुत राजी थी और उन्हें खुशनसीब कहती थी। सबको लगता था कि दादी का ये रद्द अमल फित्री है, लेकिन जब वो अपने आंगन में एक नाजुक कली को खिलते देखेंगी तो यकीनन खुश हो जाएंगी। और असल से प्यारा तो सूद ही होता है, और फिर कभी न कभी मुझे प्यार करने लगेंगी। मैं जब भी दादी के पास जाकर बैठती, वो मुझे धक्का मारकर उठा देती और गालियां देने लगती। मैं जब नन्हे नन्हे कदम लेती दादी की तरफ बढ़ती तो वो मुझसे दूर हो जाती कि कहीं उन्हें मेरा हाथ ही न लग जाए। उनकी इन्हीं बातों में बड़ी होती मैं सारा एतमाद खोती जा रही थी, लेकिन किसी को भी इस बात की खबर नहीं हुई थी कि कब मैं नफरतों का शिकार होती गई। दादी के बाद मेरी सगी माँ मेरी दुश्मन थी, या शायद हालात ने उसे मेरा दुश्मन बनाया था। जब मैं पैदा हुई थी उस वक्त दादी ने सबके सामने अम्मा की तजलील की थी, और तब से अम्मा को मुझसे खार होने लगी। अम्मा मुझे हर बात पर यही कहती थी कि तेरी वजह से आज तक मैं जलील होती हूँ। अम्मा उन औरतों में से थी जो सास को माँ मानती हैं और घर में अपनी पोजीशन को सास की नजरों में पोजीशन से मशरूत करती हैं। अम्मा का ताल्लुक भी गरीब घराने से था, इसीलिए उसे डर लगता था कि कहीं दादी मेरी वजह से गुस्सा होकर अम्मा को घर से ना निकाल दें। अम्मा के मैके वाले भी उन्हें ना रखते, क्योंकि वो खुद इस हालत में नहीं थे, और यही डर कभी मेरी माँ को मेरे करीब ना कर सका। जिंदगी कभी कभी अजीब दोराहे पर ला खड़ा कर देती है, तब हम खुद फैसला नहीं कर पाते कि हमें करना क्या है। मेरी जिंदगी की कहानी भी कुछ ऐसे हालात से गुजरी थी जब मुझे संभालने वाला कोई भी नहीं था। पर वक्त सबसे बड़ा मरहम और उस्ताद होता है, हमें जीना सिखा देता है, और जो दुख सहता है वही जीता है। इसी दौरान मेरे चचा भी इधर ही शिफ्ट हो गए और उन्होंने यहाँ अपना घर बना लिया। और उनका वो घर नहीं, हवेली थी, बल्कि उन्होंने अलग से 2 किनाल का घर बनाया था। इसके बाद तो दादी को हम में और भी मसले नजर आने लगे। वो अक्सर अम्मा को कहती कि देख, ये तेरी जिंदगी में आई, इसी वजह से तुम लोग आज तक आगे नहीं बढ़ सके, ये तुम लोगों की काली किस्मत लाई है। अम्मा ये सुनकर और भी दुखी हो जाती। बस एक मेरे अब्बा थे जो मुझसे मोहब्बत करते थे, लेकिन मोहब्बत भी क्या करनी, वो सारा दिन घर में नहीं होते थे।
रोजगार की तलाश में सुबह निकलते तो रात ही आते। उनके पीछे से मेरे साथ क्या होता ये कोई नहीं जानता था। वक्त गुजर रहा था और मैं तलखियां दिल में रखे बड़ी हो रही थी। मेरा दिल नफरतों से लबरेज था और हर इंसान अपना दुश्मन लगता था। घर में कोई बात करने को भी नहीं था, इसीलिए मैंने किताबों से दिल लगा लिया और हर वक्त पढ़ती रहती। इसी वजह से मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आता था। मेरे भाई पढ़ाई में बहुत निकम्मे थे और पढ़ना लिखना उन्हें बोझ लगता था। इस वजह से वो हर क्लास में फेल होते। अम्मा इसका मलबा भी मेरे सर गिराने लगी थी, क्योंकि दादी जब आती वो चाचा के बेटे की तारीफ करती और मेरे भाइयों को देखकर अम्मा की बेइज्जती करती कि लड़की जात हर साल फर्स्ट आती है और ये तीन हर साल फेल हो जाते हैं। दादी कहती कि ये तो लड़की है, ये ना भी पढ़े तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन लड़कों का पढ़ना लाजमी है, हमारी बरादरी में हमारा नाम होगा। और अम्मा यही बातें मुझे कहती। मैं जब भी पढ़ने बैठती वो मुझे किसी न किसी काम में लगा देती ताकि मैं ना पढ़ सकूं। वो कहती कि तू हर साल फर्स्ट आ जाती है और इस वजह से सब तेरी तारीफ करते हैं, और जब तेरे भाइयों की बात आती है तो हमारी बड़ी बेइज्जती होती है, लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। अम्मा की ये बातें सुनकर मैं चुप हो जाती। मैं सोचती थी कि अम्मा को ये सोचना चाहिए कि ये तो हमारे खानदान की इज्जत हुई कि हमारी बेटी इतना पढ़ लिख रही है, इसमें कैसी जिल्लत। लेकिन अम्मा को कौन समझाता। अब्बा समझाने की कोशिश करता था लेकिन अम्मा उससे लड़ पड़ती थी। और फिर अब्बा ने भी घर का माहौल खराब होने के डर से अम्मा को कुछ भी कहना छोड़ दिया और अम्मा ने मुझ पर अपनी पकड़ मजीद बढ़ा दी। कई दफा वो मेरी किताबें भी फाड़ चुकी थी, लेकिन अब जैसे मुझे उसकी जिद हो गई थी कि अब तो मुझे पढ़कर ही रहना था, इसीलिए मैंने स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिया। छुट्टी के बाद मैं 1 घंटा स्कूल में बैठकर पढ़ती और फिर घर आती। जब रात को सब सो जाते तो चुपके से उठकर पढ़ने लगती और मेरी ये मेहनत रंग लाई। मैंने मैट्रिक में बोर्ड में टॉप किया था। हमेशा की तरह अब्बा बहुत खुश था, लेकिन अम्मा और दादी के सीनों पर सांप लौट रहे थे। मेरे भाई फेल हो चुके थे और अम्मा और दादी उनका सोग मना रही थी। सारा मोहल्ला मेरे टॉप करने की मुबारकबाद देने आ रहा था, जो अब्बा अकेले वसूल कर रहे थे, क्योंकि अम्मा तो रो रो कर पागल हो रही थी। उसके लिए ये सब बदनामी थी। उस दिन मुझे अम्मा से बेतहाशा चिढ़ हुई थी और मैंने सोचा था कि अगर कभी मेरी बेटी हुई तो मैं उसे सर आंखों पर रखूंगी और अम्मा जैसी संगदिल नहीं बनूंगी। मैट्रिक हुआ तो अब मेरे लिए रिश्तों की लाइन लग गई, लेकिन अब्बा ने कहा कि वो मुझे पढ़ाना चाहता है। मैंने भी मजीद पढ़ने का इरादा कर रखा था। मुझे स्कॉलरशिप भी मिल रही थी और हर कॉलेज मुझे हाथों हाथ ले रहा था। इसीलिए अब्बा ने सबकी मुखालिफत मोल ले ली और मुझे कॉलेज भेज दिया। इसके साथ ही अब्बा ने भाइयों को काम पर लगा दिया और एक दुकान खोल दी जिसे वो मिलकर संभालते। अब रोज उनकी ड्यूटी थी कि दुकान खोलने से पहले भाई मुझे कॉलेज छोड़कर आते, लेकिन ये सब भी 2 हफ्ते से ज्यादा ना चल सका। अम्मा ने घर में तमाशा खड़ा कर दिया कि मेरे बेटे इस काम के लिए नहीं है कि इसे लेकर आए और छोड़ कर आए, वो कोई इसके नौकर हैं। अब मेरी जिम्मेदारी अब्बा पर थी जो बीमार रहते थे, इसीलिए मैंने खुद आना जाना शुरू कर दिया। लोकल से आते जाते मेरा दिल रोज कई वादे खुद से करता था। लोगों की कई तरह की नजरें मैं खुद पर महसूस करती थी और सोचती थी कि जिस लड़की के 5 जवान जहान भाई हों, अगर वो ये सब कुछ झेल रही है तो क्या ये उन भाइयों की गैरत पर तमाचा नहीं था? ये तो डूब मरने का मकाम था। मेरे साथ कई दफा ऐसा भी होता कि कोई रास्ते में मुझसे नंबर मांगता तो मैं डर कर भागने लगती। अक्सर लोग तो मेरे डर का फायदा उठाकर मेरे पीछे बाइक भगाते आते थे और ऊंचे ऊंचे कहकहे लगाते थे। आमतौर पर लड़कियों के साथ ये होता है कि वो घर आकर ऊंचा ऊंचा रोती हैं और सबसे पहले अपनी माँ को बताती हैं, जो अपनी बेटी को सहारा देती है। लेकिन मेरी माँ ऐसी नहीं थी। उस माँ ने मुझे कभी ममता का एहसास नहीं दिया था, इसीलिए मैं उनको बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि अम्मा इन्हीं बातों का फायदा उठाकर मुझे घर बिठा लेती। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मुझे अब पढ़ना था और अपने पैरों पर खड़े होना था। और फिर वक्त के साथ साथ मैं मजबूत होने लगी थी। मेरे लिए ये सब चीजें अब छोटी हो चुकी थी। अब कोई मेरी तरफ गलत निगाह से देखता तो मैं एतमाद से खड़ी रहती। अब मुझे इन भाइयों और घर वालों के सहारे की जरूरत नहीं रही थी और इसी तरह मैंने 12वीं जमात पास कर ली थी। 12वीं पास हुई तो एक दफा फिर मैंने स्कॉलरशिप हासिल की थी, लेकिन मेरे इर्द गिर्द कोई भी मुझ पर फख्र करने वाला नहीं था।
हमेशा की तरह अब्बा ही थे जो खुश हुए थे और हमने बाहर जाकर आइसक्रीम खाई थी। मुझे शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई थी। मेरी सारी तालीम मुफ्त थी। अब्बा ने इस पर भी सपोर्ट किया था, लेकिन अब्बा का ये साथ भी चंद दिन की ही बहार थी। मेरे प्यारे अब्बा मेरा साथ इतनी जल्दी छोड़ जाने वाले थे, ये मैं नहीं जानती थी। अगर पता होता तो अब्बा के साथ खुद भी चली जाती। एक दिन यूनिवर्सिटी से घर आई तो घर के बाहर सबको इकट्ठा देखकर मेरी सांसें कुछ लम्हों के लिए रुकी थी और मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। और जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई, खून में लथपथ अब्बा को बेजान चारपाई पर पड़ा पाया तो चीखें मारती हुई उनकी तरफ बढ़ी। पता नहीं कितने घंटे में अब्बा के सरहाने बैठी रोती रही और अब्बा के तरले करती रही कि अब्बा उठ जाओ, तेरी बेटी का इस दुनिया में और कोई नहीं है। अब्बा मुझे छोड़कर मत जाओ, तेरी बेटी यतीम हो जाएगी, ये दुनिया उसे जीने नहीं देगी, उसका और कोई नहीं है। लेकिन अब्बा नहीं उठा था और मुझे होश तब आया जब अब्बा को दफनाने के लिए लेकर जा रहे थे। अम्मा और दादी रो रही थी। मुझे तो किसी ने गले लगाकर हौसला भी नहीं दिया था, क्योंकि मुझे हौसला देने वाला चला गया था। 2 दिन बाद मैं संभल कर यूनिवर्सिटी चली गई थी, क्योंकि जिसकी वजह से घर पर रहना मुझे आसान लगता था वो तो जा चुका था। घर में तो मुझे रोता देखकर भी अम्मा को चिढ़ चढ़ती थी और मुझे मनहूस कहती थी। इसीलिए मैं यूनिवर्सिटी आ जाती और घंटों अकेली पार्क में बैठी रोती रहती। और तभी वहां मुझे वो इंसान मिला जो अब्बा के बाद मेरा हमदर्द बन गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आता था कि कोई मुझसे भी प्यार कर सकता है और मेरी इतनी कदर कर सकता है। उसका नाम कामरान था। एक दिन मैं पार्क में बैठी रो रही थी जब वो मेरे पास आया और बोला, आपको रोज रोता देखता हूँ, आखिर क्या गम है आपको। मैं भी अनजाने में उसके सामने अपनी सारी जिंदगी खोल कर रखने लगी। मुझे पता ही नहीं चला। उसने मुझे बहुत नसीहतें की कि अब आप बालिग हैं, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता, आपको पढ़ना लिखना चाहिए और अपना मुस्तकबिल बनाना चाहिए। उसकी बातों से मुझ में एक अजीब किस्म की ताकत आ गई थी और फिर वो मेरा पहला बेहतरीन दोस्त बना और शायद इकलौता भी। और फिर हम घंटों बातें करने लगे और वो दोस्ती प्यार में कब बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। और अब ये वक्त आ गया था कि हम दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। अगर कभी मैं छुट्टी करने का सोचती तो कामरान फौरन बिगड़ जाता और कभी वो कहता तो मैं नाराज हो जाती। घर वाले अब भी वैसे ही थे, लेकिन उन पर ध्यान देने का मुझे अब वक्त नहीं मिलता था। सारा दिन मैं कामरान को सोचती और खुश रहती, लेकिन मेरी जिंदगी में कभी भी कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा मैं सोचती थी। मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया था। ये खबर मुझ पर एटम बम की तरह गिरी थी और 2 दिन के अंदर अंदर मेरा निकाह तय कर दिया था। मैंने उन्हें बताया कि मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ और उसके बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। लेकिन मेरे घर वाले तो जैसे कसम खाकर बैठे थे कि मेरी कोई बात नहीं सुनेंगे। मुझसे मेरा मोबाइल फोन लेकर तोड़ दिया गया और मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। मैं बहुत रोई, लेकिन सब मेरी पहुंच से बड़ी दूर था। मेरी शादी अब्दुल से कर दी गई। मुझे उससे बहुत नफरत थी और इसी नफरत में मैंने कभी भी उसे अपने करीब नहीं आने दिया था। मुझे लगता था कि शायद उसने मुझसे शादी करके गुनाह किया है और अब उसे सजा मिलेगी। उसे सारी जिंदगी बीवी का सुख नहीं मिलेगा और वो तरसता रहेगा। ये करते हुए मैं ये भूल गई थी कि वो एक मर्द था। वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था। वो चाहता तो मेरी मर्जी के बगैर भी मेरे साथ जबरदस्ती करता। कौन था जो उसे रोकता और उसे बुरा कहता? ये उसका कानूनी और शरई हक भी था। लेकिन अब्दुल बड़ा भला मानस साबित हुआ। उसने मेरी तमाम बेअतनाई के बावजूद भी कभी मुझ पर सख्त बात नहीं की थी। मैं उस पर बड़े जुल्म करती थी। जो भी मेरे साथ हुआ उसका बदला मैं उसे कसूरवार समझ कर लेती थी। सारा दिन काम के बाद वो घर आता तो मैं कभी खाने में नमक मिर्च बढ़ा देती या जला देती, लेकिन वो फिर भी खा लेता। हर महीने की यकम को वो मेरा खर्चा मेरे हाथ पर रख देता। वो रकम अच्छी खासी होती थी कि मैं उससे काफी अय्याशी कर लेती। जो दिल करता वो मंगवाती। कामरान को मैसेज करने की भी मैंने कोशिश की थी, लेकिन वो नंबर अब बंद हो चुका था। कहीं से उसका कोई राब्ता नहीं था। मुझे उसकी बहुत टेंशन हो रही थी कि कहीं उसने खुद को कुछ कर ना लिया हो। इसी तरह शादी को 2 साल बीत चुके थे। मैं अभी तक मां नहीं बनी थी। अब सब रिश्तेदार भी पूछने लगे थे। सास शौहर को दूसरी शादी करने का मशवरा देती रहती, लेकिन वो हंसकर टाल देता।
वो भला मानस किसी को नहीं बताता था कि मैं तो उसे करीब ही नहीं आने देती। सास ने शोर मचाया हुआ था कि या तो इसका इलाज कराओ या फिर दूसरा ब्याह करो। वो इन सब चीजों से बचना चाहता था और इसी वजह से वो मुल्क से बाहर चला गया। अब मैं हवेली की मालिक की हैसियत रखती थी। जब वो गया तो मुझे एहसास हुआ कि शौहर की आदत हो चुकी थी। मुझे उसके बगैर अपना घर खाली लगता था। ऐसा लगता था कि मैं यहाँ बेवजह हूँ, किसी चीज में दिलचस्पी नहीं थी। पैसे पहले से भी ज्यादा मेरे अकाउंट में हर माह आ जाते, लेकिन मैं उनका कुछ ना कर सकती क्योंकि मुझे तो अब अपना शौहर चाहिए था और रकम से मुझे कोई गर्ज ना थी। मैं सारा सारा दिन और सारी सारी रात रोती रहती थी, लेकिन क्या कर सकती थी, मैंने खुद ही उसे खुद से दूर किया था, इसीलिए चुप थी। सब लोग मुझे उदास देखकर वजह पूछते थे, लेकिन किसी से कह नहीं सकती थी कि मैं क्यों ऐसी हो गई हूँ। मेरी तन्हाई की वजह से सास ने कहा कि घर के काम ना किया करो, बल्कि कुल वक्ती मुलाजिमा रख लो। मैं भी मान गई कि ऐसे मेरा दिल लगा रहेगा और सास से कहा कि आप रख दें। सास ने 2 दिन के अंदर अंदर मुलाजिमा का इंतजाम कर दिया। मुलाजिमा जिसका नाम नादरा था, उसे देखकर मैं हैरान रह गई। वो बेहद हसीन थी, इतनी हसीन कि मेरी निगाह उससे हटती नहीं थी। बाहर से जब भी कोई आता तो वो उसके हुस्न के कसीदे पढ़ता था। और उन्हीं दिनों मुझे इल्म हुआ कि मेरा शौहर वापस आ रहा था। मैंने सोचा कि कहीं शौहर भी इसकी तरफ ध्यान ना लगा बैठे। अब कुछ तो करना था, इसलिए मैंने अपने देवर को बलि का बकरा बनाने का सोचा और उससे कहा कि ये बहुत हसीन है और इसे कोई हसीन लड़का ही चाहिए होगा, और मैं तुम्हारे लिए भी हसीन लड़की लाना चाहती हूँ, तो तुम इससे शादी कर लो। वो भी मान गया। नादरा ने बहुत मना किया, पर मैंने जबरदस्ती उसकी शादी कर दी और उसी रात शौहर भी आ गया। लेकिन वो रात काफी देर से आया था तो शादी में शरीक ना हुआ। अगली सुबह जब देवर बाहर निकला तो बोला, भाभी तुमने बहुत बड़ा गुनाह करवा दिया है। उसी वक्त शौहर आ गया और फौरन नौकरानी के साथ खड़ा हो गया। वो हैरान था कि ये क्या हुआ। तब देवर ने बताया कि नादरा तो पहले से ही शादीशुदा थी और अब भी एक आदमी के निकाह में थी, इसीलिए देवर ने उसे हाथ भी नहीं लगाया था। मैं नादरा पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाती उससे पहले शौहर बोला कि वो उसकी बीवी है। मैं चुप ही कर गई और उसने कहना शुरू किया कि जब वो दुबई गया तो उसे एक दिन ये लड़की सड़क पर मिली। इसे किसी कामरान नामी आदमी ने पाकिस्तान से लाकर बेच दिया था। मैंने इसे सहारा दिया, लेकिन पाकिस्तान कैसे जाती, इसीलिए मैंने इससे निकाह किया और इसे अपनी बीवी की हैसियत से पाकिस्तान भेज दिया। लेकिन इसके घर वालों ने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया। तभी मेरी अम्मा ने मेरे सामने तुम्हारे लिए नौकरानी लाने का जिक्र किया, तो मुझे इसका ख्याल आया और मैंने इसे यहाँ भेज दिया। शौहर की बात सुनकर मैं पागल सी हो गई थी। मैं सोचने लगी कि जिस वजह से मैंने नादरा का निकाह करवाया था वो तो हो गई थी और मैं निकाह पर निकाह करवाकर मुजरिम बन चुकी थी। कामरान का नाम सुनकर मैं अटकी और मैंने कामरान की तस्वीर देखी तो नादरा ने कहा कि ये उसे उसके कॉलेज के बाहर मिला था और घर से भगा कर ले गया था। दुबई जाने तक ये उसका शौहर बनकर रहा, लेकिन फिर बेच दिया तो वो उसे धोखा देकर भाग गई। ये सब जानकर मैं सकते में थी। रब ने मुझे कितना नवाजा था। उसने उस कामरान को दूर कर दिया, वरना आज मैं नादरा की जगह होती। रब ने मुझे हीरा दिया था, लेकिन मैं उसकी कदर ना कर सकी। ये सुनकर मैं बहुत रोई और शौहर से इजहार मोहब्बत भी किया और तभी बेहोश हो गई। शौहर ने मुझे थाम लिया और बोला, मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ तुमसे, ये नादरा भी जानती है और ये बस पेपर मैरिज है। देवर अब भी नादरा को बीवी रखने को तैयार था, क्योंकि नादरा ने उसे खुद ही हकीकत बताई थी और धोखा नहीं दिया था, इसीलिए वो उसकी कदर कर रहा था। और फिर अब्दुल ने नादरा को तलाक दे दी और देवर ने उससे शादी कर ली। उस दिन मुझे सही रिश्तों का एहसास हुआ था। मैंने निकाह पर निकाह करवाने का कुफारा भी अदा किया था और अब्दुल के साथ मोहब्बत से रहने लगी थी। पहले ही माह में उम्मीद से हो गई थी। सब बहुत खुश थे। मेरे अपनों की नफरतों ने मुझे कड़वा बना दिया था, तो अब अपनों की ही मोहब्बतें जिंदगी में मिठास लाई थी। मेरे आज 3 बच्चे हैं और मैं बहुत खुश हूँ और अब्दुल पर जान देती हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह सब लड़कियों को अब्दुल जैसा नेक मर्द दे और कामरान जैसों के शर से दूर रखे। आमीन।